Video disclaimer. This video is only made for entertainment and education and for awareness purpose, so please understand and don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानो और आपका स्वागत है आपके अपने दूसरे YouTube चैनल RC मैसअप 2.0 में। गाइज, इस चैनल की वीडियोस में हम RC मैसअप के मैसअप रिएक्शन के जैसे ही मल्टी रिएक्शन मैसअप वीडियोस को एंजॉय करेंगे। और गाइज, सभी रिएक्टर्स के रिएक्शन और उनके चैनल और ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट RC मैसअप जैसे ही इस चैनल RC मैसअप मिनी वाले चैनल पे भी बनाए रखिएगा, क्योंकि गाइज अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत। बंदे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, पूरी फैक्ट्रीज उसकी रेडी हैं, सप्लाई चेन पूरा खुद का है। दे विल विन अगर लॉन्ग जाती है, प्लस पैसा भी ज़्यादा है। बट वी विल सी क्या वो चाहता है वॉर में पढ़ने के लिए। पहले ताइवान उसको लेना है, पहले ताइवान ले ले, उसके बाद हमसे भिड़ेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर वो भिड़ता है किसी से वॉर में तो गरीब हो जाएगा। गरीब होगा तो जो उनका ड्रीम था यूएसए को कैचअप करने का वो डूब जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है यूएसए अटैक करेगा। क्यों? एक नंबर वन, उनका ड्रीम है यूएसए को बीट करने का, इसलिए वो वॉर में नहीं पड़ेंगे। चीन अपने J-20 सहित अन्य मॉडर्न एसेट्स को रोटेशन बेसिस पर डिप्लॉय करता है और मिड 2024 में तो चीन एक अच्छी खासी संख्या में J-20 LEC के पास डिप्लॉय किए हैं। बाकी J-16 और J-10C को वो रेगुलरली रोटेट करते रहते हैं। वहीं KJ-500 AWACS ड्रोन्स ये सब इस थिएटर में बने हुए हैं और जो क्वालिटी वाला गैप था चीन उसे भी काफी कम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चीन की जो ऑल्टीट्यूड वाली प्रॉब्लम है तो चीन उसको फिक्स तो नहीं कर सकता है, लेकिन चीन ने उसको इररेलेवेंट बनाने की पूरी कोशिश करी है। और अगले 5 से 10 वर्षों में जिस हिसाब से चीन की प्रोग्रेस हो रही है तो यहाँ पे चीन और एक बड़ा एडवांटेज प्राप्त कर लेगा, विशेष रूप से अगर भारत की प्रोग्रेस को ध्यान में रखा जाए तो। और हवा में चीन की लिमिटेशंस फिजिक्स की वजह से कम रहेगी, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक निर्णायक नहीं बन पाएगी। बाकी यहाँ जो एक चीज है जो कि निगोशिएबल नहीं है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि सोल्जर्स की कैपेबिलिटी। तो वहाँ पे भारत के पास लंबे समय तक एडवांटेज रहेगा। और अगर आप चीन के 1962 वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीन ने कैसे भारत पर हमला करने से पहले कई वर्षों तक चुपचाप तरीके से चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख यानी कि एक्साई चीन पर एक रोड नेटवर्क को पहले बिल्ड किया, वहाँ पे लॉजिस्टिकल सुपीरियरिटी अचीव करी और उसके बाद जाके भारत पर तब हमला किया जब भारत तैयार नहीं था। और चीन का जो भी करंट बिल्डअप है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो लेसन ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीन हमला करेगा, बल्कि ये है कि चीन अपने ऑप्शन कब करेगा कर रहा है और वो स्ट्राइक तभी करेगा जब उसकी लॉजिस्टिक्स मैथ उसके फेवर में ज्यादा होगी। लेकिन भारत के केस में भी 1962 वाला सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने भी 2020 के बाद से जितनी तेजी से LEC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया है, सेला टनल, फ्रंटियर हाईवे, न्यूमा एयरफील्ड, एम्युनिशन डिपोज, माउंटेन फोर्सेस को रेज करना, और भारत इस गैप को इस हद तक कम कर रहा है कि चाइना की मैथ उसको कभी कवर कर ही नहीं पाएगी। गलवान के तुरंत बाद भारत ने एडिशनल 50,000 ट्रूप्स लद्दाख में डिप्लॉय किए हैं, जो लेह की सिविल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। स्ट्राइक कोर के एलिमेंट्स, राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स, मैकेनाइज्ड और आर्मर्ड रेजिमेंट्स, पहले जहां 4-5 आर्मर्ड रेजिमेंट्स थी वहां 10 से 12 तक डिप्लॉयड हुई हैं। BRO ने लद्दाख में दर्जन्स ऑफ नई रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स ये सब कंप्लीट किए हैं, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। डॉलरबैग ओल्टी के लिए ऑल्टरनेट रोड, शिंकुला टनल, उमिंगला जैसे एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड रोड्स ये सब बनाए गए हैं। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जैसे कि न्योमा को 2.7 किलोमीटर पेव्ड रनवे के साथ अपग्रेड किया गया है, जहां से फाइटर्स और हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। हेलीपैड्स, 20,000 प्लस सोल्जर्स के लिए ट्रूप्स हैबिटाट, अंडरग्राउंड एम्युनिशन स्टोरेज, क्लास 70 ब्रिज ये सब बिल्ड किए गए। एयर साइड पर भी भारत ने अपने एडवांस फाइटर्स जैसे कि रफाल, सुखोई, अपग्रेडेड में 29, जैगवार ये सब हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग सर्विलेंस के लिए परमानेंटली फॉरवर्ड पोस्चर में है। अब आता है वो हिस्सा जिसे लैंड वॉर वाली बहस में हमेशा भुला दिया जाता है, और वो है समुद्र। चीन का लगभग 80% तेल इंपोर्ट मलाक्का स्ट्रेट से गुजरता है और एक ऐसा चोक पॉइंट जिसके ठीक ऊपर भारत बैठा है, अंडमान एंड निकोबार कमांड के साथ। और चीन खुद ये बात जानता है। 2003 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे नाम दिया था मलाक्का डिलेमा। एक लॉन्ग वॉर में जहां हिमालय में गतिरोध होगा, वहीं इंडियन ओशन में भारत चीन की एनर्जी लाइफलाइन को थ्रेटन कर सकता है। चीन की नेवी भले ही नंबर में बहुत बड़ी है, पर उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बिना बेसिस के ऑपरेट करेगी। उसका एकमात्र जो विदेशी मिलिट्री बेस है वो जिबूती है। लेकिन चीन इस कमजोरी को कम करने के लिए पाइपलाइंस और ऑल्टरनेट रूट्स जैसे कि ग्वादर, म्यांमार इन सबको बना रहा है, और असल में ब्लॉकेट करना एक बड़ा एस्केलेशन होगा। चाइनीज नेवी के नंबर्स है वो पेपर्स पर बहुत ही स्कैरी लगते हैं, लेकिन ज्योग्राफी यहाँ भी भारत के ही फेवर में है। चीन के पास 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लियाओनिंग, शेडोंग और उसका लेटेस्ट फूजियान। वहीं भारत के पास है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, और ये दोनों ही इसकी जंप स्टॉबार कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो नंबर्स के मामले में तो कोई डाउट ही नहीं है कि चाइनीज नेवी भारतीय नौसेना से बहुत बड़ी है। बट ट्विस्ट यही है कि इंडोनेशियन रीजन में अगर वॉर होगा तो भारतीय नौसेना अपने होम थिएटर में फाइट करेगी, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स, एयर कवर और सबमरीन ऑप्स अपने कोस्ट लाइन और आयरन चेन के नियर होंगे। और भारत अपने अंडमान निकोबार कमांड को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपग्रेड कर रहा है। वहीं चीन को इंडियन ओशन में मेजर ऑप्स के लिए लगभग 7,000 किलोमीटर स्टैंड ऑफ लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना पड़ेगा, और चोक पॉइंट जैसे कि मलाक्का, सुंडा, लोम्बोक
यहाँ पे वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती रहेगी, जहाँ पे भारत एलाइज के साथ ट्रेड रूट्स को इंटरडिक्ट कर सकता है। तो चाइना को नेवल एज मिलता है नंबर्स की वजह से, लेकिन इंडियन ओशन थिएटर में भारत के फेवर में एसिमेट्री है, और स्पेशली लिमिटेड वॉर या फिर ब्लॉकेट वाले सिनेरियो में। और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे जो एडवांटेज है वो भारत को खास करके तभी मिल सकता है जब ये वॉर बहुत लंबा चल जाए, क्योंकि चीन के पास 90 दिनों से ज्यादा का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, साथ ही रूस, कजाकिस्तान, म्यांमार से पाइपलाइन है, बॉर्डर तक जमीनी रास्ते भी हैं। तो इसलिए चीन को इस ब्लॉकेट का असर कई महीनों तक महसूस नहीं होगा। और जबकि चीन जाने वाले टैंकरों को रोकना और उनकी तलाशी लेना, जिनमें से कई पर तीसरे देशों के झंडे भी लगे होंगे, तो भारत को एक न्यूट्रल शिपिंग कंपनियों के साथ टकराव में डाल सकता है और हर तरफ से दबाव भी बढ़ सकता है। और ऐसे में चीन एक अलग जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि भारत के पोर्ट्स और ग्रिड पर साइबर अटैक्स। और अगर भारत चीन को इकोनॉमिकली तोड़ने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जो हम भी चीन से इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये वाला जो एडवांटेज है ये एक लॉन्ग वॉर वेपन की तरह है, कोई क्विक किल स्विच की तरह नहीं। ये मैटर तभी करेगा जब वॉर कई महीनों तक चल रहा है और चीन के रिजर्व खत्म हो रहे हैं, और तब तक भारत को खुद सस्टेन भी करना है। और यहीं पर आता है वो अनकंफर्टेबल सच, जहाँ पे चीन साफ तौर पर आगे है। चीन का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है वो बहुत बड़ा है। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के एक लीक्ड असेसमेंट के मुताबिक चाइना की जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है वो अमेरिका से भी 200 गुना ज्यादा है। वो मिसाइल्स, ड्रोन्स, वॉरशिप्स बहुत तेजी से और बहुत बड़ी संख्या में बना सकता है। और भारत अभी भी बड़े पैमाने पर इंपोर्ट्स पर निर्भर है, और स्वदेशी प्रोडक्शन भले ही तेज हुआ है लेकिन चीन की जितना तेज नहीं है। हालांकि ब्रह्मोस, पिनाका, अग्नि मिसाइल का इकोसिस्टम, नई प्रलय मिसाइल्स, S-400 स्क्वाड्रन, मल्टीपल टाइप्स के ड्रोन्स, एक तेजी से बढ़ता हुआ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो यहाँ से भारत अपनी इमेज को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है, और वो बहुत तेजी से, लेकिन गैप बहुत बड़ा है। तो एक लिमिटेड और एक क्विक वॉर में भारत खुद को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड कर सकता है। लेकिन अगर एक जंग लंबी चलती है, लंबी से हमारा मतलब है कई महीनों की, तो चाइना के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बड़े सेल्फ प्रोडक्शन बेस का। और सीधा सा हिसाब है कि लंबी लड़ाइयों में असल में जो लड़ाइयाँ होती है वो फैक्ट्रियों की होती है, और चीन का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भारत के मुकाबले 5 से 10 गुना बड़ा है। और भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रूस, जो कि अब आर्थिक रूप से चीन पर ही निर्भर है। तो जरा सोचिए युद्ध के समय दोबारा सप्लाई मिलने के मामले में इसका क्या मतलब होगा। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज भारत की मदद को जरूर आएंगे, जैसे कि वो इंटेलिजेंस देंगे, स्पेयर पार्ट्स देंगे, एम्यूनिशन भी देंगे। लेकिन जैसा कि यूक्रेन के मामले में देखा गया है, जो एक्सटर्नल सप्लाई लाइंस होती हैं वो धीमी होती हैं, पॉलिटिकल होती हैं, क्योंकि सबको अपना अपना मतलब देखना है, और सबसे बड़ी बात वो कभी भी पर्याप्त नहीं हो पाती है। बाकी रही बात न्यूक्लियर क्लैश की, तो सबसे अधिक संभावना यही है कि दोनों ही देश इसको पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए भारत और चीन के केस में 3 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हाई ऑल्टीट्यूड लिमिटेड वॉर, जो कि मुख्य रूप से लद्दाख और अरुणाचल में हो सकता है। दूसरा सिनेरियो इंडियन ओशन रीजन में, और तीसरा सिनेरियो फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर, लेकिन उसकी संभावना सबसे कम है क्योंकि इसमें नुकसान दोनों को ही है। और सबसे अधिक संभावना है सिनेरियो 1 के होने की, लेकिन वहाँ पे चीन को नुकसान ज्यादा है। तो इसी वजह से चीन की कोशिश यही रहेगी कि वो वॉर को अवॉइड करते हुए अपने सलामी स्लाइसिंग वाले टैक्टिक के इस्तेमाल से लगातार अपने आप को विस्तार करता रहे। और 2020 का लद्दाख स्टैंड ऑफ इसी का सबूत है। और फिर डेप्सांग और डैमचौक में जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुआ है, तो वो ये भी दिखाता है कि दोनों तरफ फुल वॉर का जो एपेटाइट है वो असल में बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए भारत और चीन के वॉर में कौन जीतेगा, तो ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह का सिनेरियो हो रहा है। अगर एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉर हो रही है तो वहाँ पे टेरेन और एक्सपीरियंस भारत के साथ है। अगर एक लंबी वॉर हो रही है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस के साथ है। और अगर वॉर समुद्र में हो रही है तो यहाँ पे भी भारत के पास ज्यादा एडवांटेज है। बाकी फैक्टर और है मैन पावर का। भले ही चाइनीज आर्मी के पास एक्टिव ट्रूप्स भारत से ज्यादा है, पर जैसे कि हमने आपको कहा कि भारत की कंबाइंड ट्रूप्स, जिसमें से अगर आप रिजर्व ट्रूप्स को नहीं मान रहे क्योंकि वो इतनी तेजी से डिप्लॉय नहीं होते, पर फिर भी भारत के जो पैरामिलिट्री फोर्स का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है वो बहुत मैटर करता है। पर जैसे कि चीन अपने सभी ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं कर सकता है, उसी तरह से भारत भी अपने सभी ट्रूप्स को वहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर सकता है। लेकिन भारत के जितने ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं तो वो चाइनीज ट्रूप्स के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। और इसी तरह के वॉर के लिए भारत की मैन पावर प्री पोजीशन है। लेकिन जो भारत की पैरामिलिट्री है वो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और मल्टीप्लायर की तरह सामने आती है। विशेष रूप से ITBP और असम राइफल्स जैसी फोर्सेस, जो कि केवल एक परेड ग्राउंड फोर्सेस नहीं है, वो बॉर्डर डिप्लॉयड है, माउंटेन ट्रेंड है, और ITBP को तो लिटरली चीन के फ्रंटियर के लिए ही बनाया गया है। और वॉर टाइम में वो इंडियन आर्मी को रियर एरिया की सिक्योरिटी की ड्यूटी से फ्री कर सकती हैं, ताकि वो आगे फ्रंट पर फुल कैपेसिटी से लड़े। वे भारत के सेकंड डिफेंसिव लाइन बन जाएंगे, और जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस निकलेंगे तो उनको भी वो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में जो चाइना की पीपल्स आर्म्ड पुलिस है, जो कि भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह ही रोल प्ले करती है, लेकिन उसका जो अधिकतर हिस्सा है वो शिनजियांग और तिब्बत में इंटरनल कंट्रोल के लिए कमिटेड है, और जो कि ऑब्वियसली वॉर टाइम में और बेहतर डिमांडिंग हो जाएगा, क्योंकि ये वो एरियाज है जहाँ पे चीन ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, और वहाँ के लोग तो चाहते ही हैं कि चीन का कब विद्रोह करने का उन्हें मौका मिले। हालांकि भारत का भी कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में इंटरनल सिक्योरिटी बर्डन रियल है, लेकिन भारत चीन के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी तरह से उसको कंट्रोल कर सकता है। तो भारत के पैरामिलिट्री वॉर सिचुएशन में भारत की कॉम्बैट पावर को फ्री करती है, जबकि चाइना की पैरामिलिट्री उसको और कंज्यूम करती है।
और फिर से एक शॉर्ट और शार्प बॉर्डर वॉर में भारत के पास ही ज्यादा एडवांटेज है मैन पावर के मामले में भी। लेकिन अगर वॉर लंबे समय तक खिंचेगी तो दोनों ही पक्षों के लिए सैनिकों की कमी कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी। और जो असली प्रॉब्लम होगी वो होगी इंडस्ट्रियल आउटपुट की, जहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि सोल्जर्स के खत्म होने से पहले हमारे एम्युनिशन ही खत्म हो गए। लेकिन आबादी के लिहाज से भारत को नुकसान सहने की क्षमता के मामले में एक ज्यादा बढ़त हासिल है। जबकि चीन के लिए डेमोग्राफिक प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइनीज पीएलए का जो हर एक सोल्जर की जान जाएगी। ज़्यादा बंदे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, पूरी फैक्ट्रीज उसकी रेडी हैं, सप्लाई चेन पूरा खुद का है। दे विल विन अगर लॉन्ग जाती है, प्लस पैसा भी ज़्यादा है। बट वी विल सी क्या वो चाहता है वॉर में पढ़ने के लिए। पहले ताइवान उसको लेना है, पहले ताइवान ले ले, उसके बाद हमसे भिड़ेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर वो भिड़ता है किसी से वॉर में तो गरीब हो जाएगा। गरीब होगा तो जो उनका ड्रीम था यूएसए को कैचअप करने का, वो डूब जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है यूएसए अटैक करेगा। क्यों? एक नंबर वन, उनका ड्रीम है यूएसए को बीट करने का, इसलिए वो वॉर में नहीं पड़ेंगे। यूएसए वॉर में लगा हुआ ईरान से, तो यूएसए नीचे जा रहे हैं, मगर ये लोग ऊपर जाना चाहते हैं तो ये वॉर नहीं करेंगे। सबसे क्रिटिकल यही पॉइंट है। और उनको ताइवान पहले चाहिए। और अगर वॉर होती भी है मान लीजिए किसी वक्त, तो आई होप कि तब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया हो जितना चाइना का है। आई होप हमारे पास भी 5th जनरेशन एयरप्लेन्स आ गए हों। आई होप कि 6th जनरेशन भी हम बना रहे हो जैसे चाइना बना रहा हो। आई होप कि हम बिल्कुल टक्कर के पहुंच चुके हों। तब अगर वॉर होती है देन इट विल बी ग्रेट, क्योंकि तब वॉर होगी ही नहीं। जितना आप अपने एनिमी के क्लोज जाओगे और इक्वल बनोगे, वॉर नहीं होगी, क्योंकि वो डेटरेंट आ जाता है। कभी भी दो लोग जो बिल्कुल सेम हैं पावर में लड़ते नहीं हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई जीतेगा, दोनों को लॉस ज़्यादा होगा। इनफैक्ट जो आपसे लोअर लोग हैं वो एडवांटेज उठा लेंगे। ये आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं और दूसरा वाले बहुत स्ट्रांग है, आप नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सबको पता है देयर इज नो यूज़। दोनों को चोटें लगेंगी, कोई फ़ायदा नहीं है, और पीछे के जो लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम घायल हो जाओगे। तभी वॉर होती है जब बहुत स्ट्रांग कंट्री होती है और कमज़ोर कंट्री होती है, तब वॉर होती है। और आपने यूएसए का देखा ही होगा, यूएसए स्ट्रांग है और अगर कमज़ोर कंट्री है तो अटैक होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिक है एवरीवेयर। स्कूल में थे तो भी ये लॉजिक था। अगर तुम स्ट्रांग हो तो फाइन, अगर तुम बहुत कमज़ोर हो अगला बंदा तुम्हें पीट के जाता था। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।